उसे यूं लग रहा था जैसे गले से लेकर पेट तक कोई गहरे वार कर रहा है। आग का एक भांपर था जो उसको अंदर जलता हुआ महसूस हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने भड़कते अलाव में उसको डाल दिया हो और अब उसका हर अज़ू जल रहा हो। तकलीफ का ऐसा एहसास जैसे गहरे और तेज औजार से उसे चीरा जा रहा हो। गले पर हाथ रखकर वो तड़प कर उठी। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मम मोमना मोमना, मुझे कुछ हो रहा है। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। उठो। कभी गले पर हाथ रखती और कभी सीना मसलते वो बामुश्किल उठकर नीम अंधेरे में मोमना के बिस्तर तक आई, जो अभी भी गहरी नींद में थी। मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। उसने मोमना का कंधा जोर से हिलाया। मोमना ने मुंदी मुंदी आंखों को खोलकर खुद पर झुकी मुंतहा को देखा। वो अभी तक नींद की दवा के जेरे असर थी, मगर फिर भी मुंतहा की अजीब हालत ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ मुंतहा? लहजा अभी भी भराया हुआ ख्वाबिदा सा था। मुंतहा का जिस्म झटके खा रहा था। मैं मर रही हूँ मोम मोम मोमना, कोई कोई मुझे अंदर ही अंदर आरी से काट रहा है। मेरा दम घुट रहा है। किसी को बुलाओ, डॉक्टर, किसी को। इतना बोलते ही वो बेदम हो गई कि अजियत हद से सवा थी, रगों को अंदर तक काटती हुई। मोमना की नींद का नशा यकदम उड़न छू हो गया। सर झटकती हुई वो उठी। बुखार की नकाहत थी या दवा का असर, वो जरा सा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभालती हुई तेजी से स्विच बोर्ड की तरफ आकर लाइट जलाई। फिर देर की तेजी से अपने बिस्तर के पास ऊंधी पड़ी मुंतहा को सीधा किया। उसकी सांस हलक में ही अटक गई कि मुंतहा के मुंह से खून निकल रहा था। मुंतहा, मुंतहा, क्या हुआ? उठो मुंतहा, वो उसे झंझोर रही थी। बादामों वाले दूध में जहर था मोमना। अम्मा अम्मा जहां ने मुझे पिला दिया। हमने जो जो हल सोचे उनमें से ये नहीं सोचा कि अपनी इज्जत बचाने को वो मेरी जान भी ले सकती हैं। टूटे हुए अल्फाज में वो गले को पकड़े बोल रही थी। मोमना उसकी बात सुनकर साकत हो गई। नहीं नहीं मुंतहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हिम्मत करो, उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मोमना ने मुंतहा को हजियानी कैफियत में झंझोरा। मैं किसी को बुलाती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बदहवासी में वो उठकर नंगे पांव ही कमरे के दरवाजे तक आई, मगर ये क्या, पुरानी तर्ज के दरवाजे के लकड़ी के दोनों कवार मजबूती से बंद थे और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तायम्मा, वरीशा, आमना, कोई है? दरवाजा खोलो। मुंतहा की तबीयत सख्त खराब है, जल्दी करो। वो दरवाजे को झटके दे देकर जोर जोर से चलाने लगी, मगर हर बार चलाने पर उसकी अपनी बाज़गोश्त उस समातों तक पहुंचती रही। अम्मा जहां, आप तो घर पर ही हैं ना? अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलें। मगर अब उसकी आवाज में हल्की सी मायूसी भी धर आई थी कि अम्मा जहां का कमरा घर के बाकी रहायशी हिस्से से हट कर था और अगर उनके कमरे का दरवाजा बंद होता तो वहां तक कोई आवाज नहीं जा सकती थी और वो तकरीबन अपने कमरे का दरवाजा बंद ही रखती थी। अजियत से तड़पती मुंतहा मोमना की चीखें सुनकर सारा मामला समझ गई और उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छा रहा था। दर्द की शिद्दत और काट इतनी ज्यादा थी कि उसको अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दरवाजा बजा बजा कर थक जाने वाली मोमना एक बार फिर तेजी से मुंतहा के पास आई और उसकी हालत गैर देखकर वो खुद फूट फूट कर रोने लगी। मुंतहा का सर उसने अपनी गोद में रख लिया। धुंधली पड़ती आंखों और हवास छोड़ते आसाब ने आखिरी बार मोमना की मौजूदगी को देखा और महसूस किया और फिर उसका सर मोमना की गोद में ही एक तरफ लड़ख गया। मोमना की हिचकियों से पूरा कमरा लर्ज उठा था। उसकी अपनी हालत बिगड़ रही थी। बुखार की शिद्दत को महसूस करते हुए दरवाजे की तरफ देखा कि दरवाजा बाहर से खुलने पर वो एकदम साकत रह गई। अम्मा जहां दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। उस जहर का असर कैसा था और कितनी देर में असर करना था वो ये जान चुकी थी और वक्त का हिसाब लगाकर वक्त पूरा करके आई थी। तुमसे इस तरह रोज रोज मिलना मुझे पसंद नहीं जलाल। वैसे भी अब हमारे इम्तिहानात की डेट शीट मिल चुकी है तो मैं आज अपनी रोल नंबर स्लिप लेने आई थी। नोट्स कॉपी कराने के बहाने यहाँ तक चली आई हूँ, सिर्फ ये बताने कि मेरी बहन की शादी के फौरन बाद ही मेरी शादी मुतवक्का है।
हमारे घर तो ये रिवाज है कि लड़का देखने से लेकर शादी तय करने तक के सारे मराहिल घर वाले तय करते हैं और शादी से कुछ रोज कबल लड़की को बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी है, अपनी अम्मा को हमारे घर भेजो, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वही आम से लड़के हो। शादी के नाम पर लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाले, और अब मुझसे मिलने का तकाजा ना करना, ना उम्मीद रखना। नकाब से झांकती आंखों में बरहमी वाजिया नजर आ रही थी। मुझे अफसोस हो रहा है कि हालात ऐसे बन गए हैं। मेरा तासुर तुम्हारी नजरों में एक फ्लर्टी नौजवान का बन गया है, वरना अल्लाह गवाह है मैं तुम्हें दिलो जान से अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। मैं आज फिर बात करता हूँ और अम्मा से यकीन करो मैं भी मुनासिब ख्याल नहीं करता कि तुम्हें इस तरह दुकान पर आना पड़े या मैं तुमसे सरे राह मिलूं, मगर क्या करें कि सेल तुम्हारे पास नहीं है और पूरे 2 माह ना तो तुम नोट्स लेने आई ना कॉपी कराने। मुझे खदशा हुआ कि जो तुम्हारे घर वाले हैं वो तुम्हें भी तुम्हारी बहन के साथ भुगता ना दें, इसलिए 3 दिन मुसलसल कॉलेज आता रहा ताकि तुम समझ जाओ कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, आज मैं अकेली ही आई थी, कॉलेज की लड़कियां निकल गई तो अकेले जाने पर शिकायत आ जाएगी, उसने कहा और नोट्स उठाकर अजलस से बाहर चली गई थी। बस अब्दुल हनान, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। एक मुबहम सा राब्ता, चंद टेक्स्ट, जिंदगी के कुछ पलों के सहारे कोई कब तक उम्र गुजार सकता है। निकाह के 2 बोल मेरा दिल तो तुम्हारे साथ बांध गए हैं, मगर मैं पूरी जिंदगी एक शराब जैसे रिश्ते के साथ कैसे बंद कर गुजार सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि अब अगर तुम ना आए और मेरी तुम्हारी राह जुदा हुई तो गिले का हक तुम्हें नहीं मुझे होगा। युशरा हुला के पेपर्स पर निगाहें टकाए बैठी थी जो रात ही अब्बा उसे दिए गए थे। उनका ख्याल था उनकी बेटी ना तो लावारिस है, ना ही इतनी अर्जा कि महज एक नाम और मफरूजे को हो सकता है वो कभी लौट आए, पूरी जिंदगी गुजार दे। अम्मा ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर उन पर साइन नहीं करेगी तो वो उससे कलाम तक नहीं करेंगी। क्या करते, माँ बाप थे, बेटी को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो ना ब्याहता थी ना ही बेवा। अब तो अम्मा जान भी बेटे और बहू की हमनवा नजर आ रही थी। युशरा ने कलम उठाकर एक बार फिर उन कागजात पर निगाह डाली, हाथ में थामा कलम कांप गया था। ऐसा तो कोई भी किसी के साथ नहीं करता अब्दुल हनान, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी। दिल ही दिल में शिकवा कुना होते हुए उसने दिल करा करके साइन किए और कागजात बेड पर रख दिए। उसे कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। दिल ऐसे था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। हस्बे मामूल सब लाउंज में ही मौजूद थे। शाम की चाय की बारी आज आयत और फजर की थी। वो पीकर युशरा और शजर तो मैगजीन पर सर झुकाए एक अरूसी लिबास को देखने में मसरूफ थी। आयत को ताई ने आज सुबह से अपनी कमीज सिलने के लिए दी थी जो अभी भी नामुकम्मल थी। अम्मा जान, ताई और चच्ची खानदान की एक शादी का किस्सा छेड़े बैठी थी। अभी भी तो ये तय हुआ था कि मुंतहा की बारात पर कल अम्मा जान और शजर शिरकत करेंगी कि ताई ने किसी किस्म का ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया था अम्मा जहां के घर से। उन्होंने साफ कहा था कि ना तो वो शादी में शिरकत करेंगी ना उनकी बेटी, क्योंकि ताया अब्बा ने अदालत में खुला का केस दायर कर दिया था। खुला के कागजात भी अम्मा जहां के घर अदालत के जरिए भिजवाए जा चुके थे। अगरचे अभी केस की शनीदो आगाज की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, ताई की तो ख्वाहिश थी कि अम्मा जहां भी वहां कदम ना धरे, मगर अम्मा जान की बहन थी वो, एकदम से रिश्ता कैसे खत्म कर सकती थी वो भी इस सूरत में जब दिलों पर जमी सर्द मोहरी की दीवार भी कुछ अरसा कबल ही गिरी थी। आयान वहीं लैपटॉप खोले बैठा था जबकि मोहद अभी तक घर नहीं आया था। ताया अब्बा और चचा क्योंकि अभी ऑफिस से आए थे तो थकन के बाइस खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में थे। उनको फजर चाय वहीं दे आई थी। अम्मा जान, मुंतहा मर गई, अभी अभी आमना ने कॉल करके बताया है। फजर हवास बाख्ता सी लाउंज में दाखिल हुई और बेरब्त से कहकर वहीं अम्मा जान के पास बैठकर रो दी। जो जहां था वहीं साकत रह गया। ये क्या मजाक है फजर? पहले शजर की जुबान ऐसे ऊट पटांग बातें निकालती थी, आज तुमने इसको पीछे छोड़ दिया। पता नहीं क्या सुना है तुमने और क्या बोल रही हो? अम्मा जी नागवारी से बोली। नहीं अम्मा जी, मैं सच कह रही हूँ। आमना ने अजमल भाई के नंबर से बात की है, वो बहुत रो रही थी।
पीछे भी रोने की आवाजें आ रही थी। बस यही बताकर फोन बंद कर दिया। मुंतहा कैसे मर गई? उसकी तो कल शादी थी और वो बहुत खुश थी। परसों जब हम माइयों पर उससे मिले थे, वो रोते हुए बोली। शजर ने भी ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया कि वो सब आपस में कजन्स होने के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी। एक यही तो घर था जहां अम्मा जहान के घर की लड़कियों को आने की इजाजत थी। अयान इतनी देर में अजमल भाई को कॉल मिला चुका था। फजर ठीक कह रही है अम्मा जान, वाकई ऐसा हुआ है। अजमल भाई ने तायद कर दी है और इशा के बाद जनाजा है। मुख्तसर सा बताया कि हाई ब्लड प्रेशर होने के बाइस दिमाग की शरियान फटी है उसकी। आप लोग चलने की तैयारी करें, मैं अब्बा और ताया को बताता हूँ। मोबाइल जेब में रखता वो संजीदगी से बोला। बहुत प्यारी बच्ची थी। अम्मा जहाँ के घर की बच्चियों से यकसर मुख्तलिफ। जब देखूं हंसती खिलखिलाती मिलती थी। मौत भी कैसी अजीब बनाई है अल्लाह ने कि वक्त मुकर्रर आने पर अपने पंजों में दबोच लेती है। ना उम्र देखती है ना खुशी। अब ये भी भला कोई उम्र है मरने की? नाकस गजाओं और खाद स्प्रे का इस्तेमाल इंसान के अंदर अपना जहर इस कदर सरायत कर गया है कि आजकल तो छोटी छोटी उम्र के लोग भी इन बीमारियों की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरे मौला की ये कयामत की निशानियां हमें माफ कर दे और इस यतीम बच्ची की मगफिरत करना। चची सिदरा की आंखों में भी आंसू आ गए। अम्मा जान ने भी 2-3 बार दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की। युशरा तो बिल्कुल साकत बैठी थी। उसकी नजरों के सामने वो पल घूम गए जब 1-2 बार उस मुख्तसर कयाम में उस शोख और नडर लड़की से वो मिली थी। शजर और फजर भी फूट फूट कर रो रही थी। कुछ ही देर में ये सारा काफिला अम्मा जहां के घर रवाना हो गया था। पूरा शहर ही उसकी जवान मौत पर उमड़ आया था। अम्मा जहां की आंखें बेहद सुर्ख थी और चेहरा सुता हुआ था। लड़कियां उसकी मैयत से लिपट लिपट कर रो रही थी। शजर और फजर को देखकर आमना और वरिशा एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी थी। ताई सुल्ताना के आंसू भी बार बार बेकाबू हो जाते, जिन्हें दुपट्टे के पल्लू से बार बार साफ करती। बेटी नहीं थी वो उनकी, मगर बेटियों की तरह ही उसे चाहा था। कुछ वो भी ऐसे जिद से रोकर हट दर्मी से अपनी बात मनवाने वाली। फिर ऐसा हुआ कि सुल्ताना बेगम ने भी उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। हाँ, वो उसके तेवर देखकर खौफजदा जरूर होती थी, जो हर मामले में अजीब जारहाना से होते थे। फिर उसे बेनुख्त भी सुनाती जब वो कभी कभी अपनी शरारतों में घर की दूसरी लड़कियों को अपने साथ मिला लिया करती थी तो उसकी ढटाई पर कलिस्का रह जाती। आमना रोते हुए वही कहानियां सुना रही थी। घर पर सिर्फ अम्मा जहान, मोमना और मुंतहा थी। जब वो लोग घर गई तो मुंतहा उन्हें सोई हुई मिली थी और वो लोग वापसी के रास्ते में थे जब अम्मा जहां की उनको कॉल आई कि जल्दी से घर पहुंचे। मुंतहा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। कि ताया का नंबर भी बंद जा रहा था, मगर अजमल भाई की तेज तरीन ड्राइविंग के बाद भी उनको पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग गया था। और जब तक अम्मा जहां ने हमसायों को बुलाया तब तक मुंतहा अपनी अब्दी सफर पर रवाना हो चुकी थी। मोमना यकटक उसके जर्दी और कदरे स्याही माइल चेहरे को तकते हुए बिल्कुल खामोश थी। अब तक एक आंसू भी उसकी आंख से ना टपका था। मुझे अपनी जान से गुजरना पड़ा ना मोमना, देखना गुजर जाऊंगी, मगर अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल करने की कोशिश जरूर करूंगी। एक पुरअज़म आवाज की बाज गश्त ने मोमना का कलेजा नोच लिया था। तुम लोग ऐसी सस्ती जिंदगी कैसे गुजार देती हो जैसी अम्मा जहां ने तुम्हारे लिए सेट की है? मेरा तो दम घुटता है इस पाबंदी और सख्ती से। देखा फिर कैसे चकमा देकर निकल जाती हूँ अम्मा जहां को, कभी खाला के घर, कभी पार्क, तो कभी मेन रोड से गोलगप्पे लेने। क्या तुम गोलगप्पे खाती हो वहां खड़े होकर? किसी दिन ताया या अजमल भाई ने देख लिया तो जान निकाल लेंगे तुम्हारी, मोमना ने खौफजदा होकर कहा था। एक तो तुम्हारा होंक बड़ा और डर, इससे बहुत आजिज हूँ मैं। गोलगप्पे खाने में भला कितनी देर लगती है? अकेली मैं तो नहीं होती, एक दुनिया आती है खाने दूर दूर से। तुम भी चलना किसी दिन, मजा आएगा। न न ना बाबा, मुझे तो माफ ही रखो ऐसे गोलगप्पों से। मोमना के डर कर कहने पर वो महफूज होकर हंस दी थी। बुखार की कैफियत उस पर एक बार फिर शिद्दत से हमला आवर हो गई थी। सर चकरा रहा था। उस पल उसने मर्दों को मैयत ले जाने के लिए अंदर आते देखा। ये सोचकर उसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी।
کہ وہ ضدی اکڑ چنچل منتہا اب کبھی اس کو دکھائی نہیں دے گی، کبھی اس سے بات نہیں کرے گی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جائیں گی۔ اس نے منتہا کی چارپائی کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ منتہا اٹھو، دیکھو دروازہ کھل گیا ہے، بہت سے لوگ تمہاری مدد کو آ گئے ہیں۔ ہمیشہ کے جلد باز ہو، ہمیشہ کی جلد باز ہو، ہر بات ہر کام میں جلد بازی اور مرنے میں بھی بے صبری وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کو چارپائی کے پاس سے ہٹانے کی کوشش کی کہ مرد کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازہ لے جا رہے تھے۔ گھر کی لڑکیوں کی چیخیں نکل رہی تھی۔ منتہا منتہا ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ وہیں بے دم ہو کر گر گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، اماں جہاں سے بات کروا دیں، بہت ضروری کام ہے۔ اماں جہاں کے نمبر پر کال تھی جسے اجمل بھائی نے ریسیو کیا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اماں جہاں کو نیند کی دوا دے کر سلانا پڑا تھا۔ منتہا کا جنازہ اٹھنے کے بعد گھر کی تمام خواتین کی ہی حالت غیر تھی، مگر اماں جہاں تو عجیب سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی تو مرد قبرستان سے لوٹے تھے۔ اماں جان کا گھرانہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ اماں جان نے ہی اماں جہاں کو زبردستی سکون کی گولی دی تھی اور جیسے ہی مرد واپس لوٹے تھے وہ لوگ واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آتے ہوئے اماں جان نے سلطانہ تائی کو گلے لگا کر تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ کل پھر آئیں گے۔ اجمل اماں جہاں کا بلڈ پریشر چیک کرنے آیا تھا۔ تائی کے کہنے پر جب اماں جہاں کے سیل پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، معذرت جناب، اماں جہاں کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہے، وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج ہی ان کی جواں سالہ پوتی کا انتقال ہو گیا ہے۔ شاید کچھ روز وہ نہ تو درس کی محفل کر سکیں گی اور نہ ہی کوئی ملاقات یا بات چیت۔ اللہ حافظ۔ کال بند کر کے اجمل نے لیٹی ہوئی اماں جہاں کا بازو سیدھا کر کے بی پی آپریٹر سیٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ اماں جہاں کا سیل آف کرنا نہ بھولا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں فجر داخل ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ بی پی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ ہاں بی پی ہائی ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا تو خیال ہے باقی سب لوگ جا چکے ہیں۔ وہ آپریٹرز کو بیگ میں رکھتا یوں سنجیدگی سے بولا۔ جی گھر والے چلے گئے، صبح آ جائیں گے۔ اماں جان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اماں جہاں کی طرف سے، تو مجھے ان کے ساتھ رکنے کو کہہ دیا ہے۔ حادثہ بھی تو بہت بڑا ہے جس نے ہر فرد کے حواس مختل کر دیے ہیں۔ بس اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر عطا فرمائے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اجمل بھی طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تو یہ رات بھر سکون سے تو سوتی رہیں گی، اگر جاگ بھی جائیں تو کچھ ہلکا پھلکا کھلا پلا کر یہ ٹیبلٹ دے دیجیے گا۔ اس نے میڈیکل باکس سے گولیوں کا ایک پتا نکال کر اسے پکڑایا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اماں اور بہنیں بھی اس حالت میں ہیں کہ مہمانداری کے تقاضے شاید پورے نہ کر سکیں۔ وہ جاتے ہوئے پلٹا۔ نہیں نہیں، کھانے کو کیا ہی جی کرتا کسی کا۔ میں نے چائے لی تھی تھوڑی دیر پہلے اور آپ کی امی اور بہنوں کو بھی اماں جان زبردستی تھوڑا بہت کھلا کر گئی ہیں۔ تایا ابا وغیرہ نے بھی کھا لیا تھا۔ آپ اس وقت نہیں تھے، مجھے تو الٹا آپ سے کہنا چاہیے کہ کھانا کھا لیں تھوڑا سا۔ اماں جان خصوصی تاکید کر کے گئی تھی کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو کھانا پوچھ لوں۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں لے کر آتی ہوں۔ تھوڑا سا کھانا کھا لیں پھر چائے لا دیتی ہوں۔ یہ رونا تو اب عمر بھر کا ہے مگر اس کے لیے اعصاب کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ یہاں اماں جہان آرام کر رہی ہیں، بات کرنے سے ڈسٹرب ہوں گی۔ آج وہ بہت سنجیدگی اور سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ افسردگی کے تاثرات کے ساتھ اجمل سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فجر نے اماں جہاں کے اوپر چادر درست کی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ حسن موبائل ہاتھوں میں تھامے سوچوں میں گم تھا۔ ان کی جواں سال پوتی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی کال پر کہے گئے یہ الفاظ دماغ کی سطح پر ٹکراتے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ جاتی۔ کیا وہی جس سے عبدالحنان کی شادی ہوئی؟ ذہن میں سوال نے سر اٹھایا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دیتا۔ دبئی کی فرم میں سیٹ ہوتے ہی عبدالحنان نے اس سے رابطہ کیا تھا اور سب کچھ سچ بتاتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ گاہے بگاہے اماں جان سے فون پر بات کرتا رہے اور اسے ان کی خیریت کی اطلاع کرتا رہے۔ مگر تم کب تک ایسے روپوش رہو گے؟
और एक फजूल से वादे के लिए एक मासूम लड़के की जिंदगी तबाह करोगे। याद रखो अब्दुल हनान, वादा तो तोड़ने का कुफारा हो सकता है, मगर जिंदगी खराब करने और दिल तोड़ने का कोई कुफारा नहीं है। हसन ने उसे तंबीहा की थी, मेरी गुमशुदगी उनको कमजोर कर देगी, तुम देखना एक दिन वो खुद ही कमजोर पड़ जाएंगी। बहुत प्यार करती हैं मुझसे, फिर जैसे ही मुझे इस वादे की जंजीर से आजाद करेंगी, लामहला मुझसे राब्ते के लिए तुमसे कहेंगी, मैं फौरन ही भागता चला आऊंगा। और अगर ना मानी तो? हसन ने उसकी बात काटी। ऐसा ना कहो हसन, तेरा यार परदेश में अपनों की दूरी का बिन बांस काट रहा है। उसके पास ना उसकी जन्नत रही ना दुनिया, वो उसी उम्मीद के सहारे ही तो जिंदा है, वो तड़प कर बोला था। मैं जानता हूँ हसन, मैं इस मासूम लड़की का मुजरिम हूँ यार, तो ऐसा करना। हसन वहाँ का एक चक्कर लगा, सारी सूरत हाल मालूम कर और किसी को कुछ बताए बगैर मुझे बता, मैं बहुत परेशान हूँ। और जिस दिन हसन ने अब्दुल हनान के घर का रखते सफर बांधने का इरादा किया था, उसे उसके रोड एक्सीडेंट शदीद जख्मी होने की इतला मिली थी। वो फर्म की तरफ से हॉस्पिटलाइज्ड था और उसकी हालत अज हद तशवीशनाक थी। हसन ने दुबई जाने के इंतजामात शुरू कर दिए थे और जाने से पहले वो अम्मा जहां और उनके घर वालों को अब्दुल हनान के साथ होने वाले हादसे का बताना चाहता था, जब उसे ये रूह फरसा खबर सुनाई गई थी, जिसके बाद वो कितनी देर मुअत्तल आसाब के साथ बैठा रह गया था। वाह मेरे मालिक, जिंदगी के कैसे कैसे रंग दिखाता है, जो सोचो कि हद से दूर और गुमान से कहीं आगे होते हैं। अफसुर्दगी से उसने सोचा और एक बार फिर अम्मा जहां के नंबर पर कोशिश की। अब्दुल हनान के बारे में तो अभी उसने कुछ बताने का इरादा मुलतवी कर दिया, ताहम वो अब्दुल हनान की किस कजन की मौत हुई और कैसे हुई ये जानना चाहता था। अब्दुल हनान की हालत तो वहां जाकर ज्यादा बेहतर तरीके से ही पता चलती, फिर ही घर वालों को कुछ बता पाता। तब तक उस सानिहा को भी कुछ दिन गुजर गए। ये फैसला उसने अभी अभी किया था, मगर दूसरी जानिब नंबर पावर ऑफ था और आज शाम उसकी दुबई की फ्लाइट थी। अम्मा कहाँ हैं? वो अभी अभी दुकान बंद करके वापस आया था। नाइमा भाभी ने खाना ला कर दिया था तो वो मुन्ने को गोद में लेते हुए बोला। उन्होंने कहाँ होना है, वही है जहाँ एक उम्र गुजारी। नाइमा भाभी बेजारी से बोली। इसे मुझे दो, तुम्हें खाना नहीं खाने देगा। नाइमा ने मुन्ने को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे नहीं, बैठने दे मेरे शहजादे को, चाचू के साथ खाना खाएगा, भाई नहीं आए अभी? वो नवाला मुन्ने के मुंह में देते हुए बोला। आए थे, खाना खाकर अफसोस के लिए गए हैं। अम्मा जहाँ की पोती कि अम्मा तो तुम्हें भी साथ लाने का कह के गई थी, तुम्हारा इंतजार भी करते रहे और नंबर भी बंद था तुम्हारा। अम्मा तो खफा हो रही थी कि जनाजे में भी शरीक नहीं हुए तुम, तो आज तो तुम्हें जरूर लेकर आए। और हाँ, मुझे भी कहा था अम्मा ने, भूल गया सच में। चलें भाई? तो चले गए हैं, बैठ जाएं, बात करनी है आपसे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी भाभी को बताया कि वो लड़की पहली बार उसकी बाइक से टकरा कर गिरी थी और दूसरी बार उसकी शॉप पर नोट्स लेने आई तो पर्स खंगालने पर उसे पैसे नहीं मिले थे, शायद चोरी हो गए थे। तो उसने खुफत के मारे रोना शुरू कर दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो उसके आने का इंतजार करने लगा और उसके कभी कभार आने पर उसे अजीब सी खुशी और सरशारी होती थी। और 6 माह बाद उसे लगा कि वो महज पसंदीदगी नहीं है, कुछ और है। और फिर उसने उसे प्रपोज कर दिया। उस लड़की ने खूब खूबगी दिखाई और अगले 2 माह पलट के नहीं आई। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए वो रोजाना छुट्टी के वक्त कॉलेज के गेट पर खड़ा होता और अपनी दोस्तों और क्लास फेलोज के झुरमुट में बाहर निकलती। वो माफी के अंदाज में हाथ जोड़ता और वापस शॉप पर आ जाता। 1 हफ्ते बाद वो बिफड़ी हुई शॉप पर आई और इस हरकत पर बेनुक्त सुनाई थी, मगर उसे जब अंदाजा हुआ वो संजीदा है तो उसने कहा कि वो इस किस्म के ताल्लुकात पसंद करती है, ना ही सड़कों बाजारों में मुलाकातों के सिलसिले को। अगर वो उसके साथ संजीदा है तो रिश्ता लेकर आए। और इससे पहले ही अम्मा जहां ने अम्मा से उसके रिश्ते की बात कर दी, अपनी किसी पोती के लिए। अब वो चाहता है कि नाइमा भाई से बात करके उसको मनाए ताकि वो अनायत बी को राजी करें, क्योंकि जब से उसने अनायत बी को अम्मा जहां की पोती के लिए इनकार किया था वो उससे नाराजगी सी थी, बोलती और नरूठा सा। बातों बातों में लोगों के बच्चों की फर्मा बरदारी के गुण गाते हुए, अपनी औलाद का जिक्र करते हुए खूब तवील सांस
भरे जाती। वो समझ रहा था मगर अम्मा की मोहब्बत और अकीदत अपनी जगह, अपनी जिंदगी उनकी अकीदत के पीछे खराब नहीं कर सकता था। और अब जब उसने भी साफ इशारा दे दिया था कि उसके घर में दबी दबी उसकी शादी की बाज़गश्त शुरू हो गई है तो वो सख्त परेशान था। नहीं तो जब वो लड़की मुकम्मल पर्दे में होती है तो तुम्हें उसका क्या ऐसा भाया कि अम्मा से लड़ बैठे हो। नाइमा तो हैरानो परेशान सी मोहब्बत की अनोखी दास्तान सुन रही थी जिसका जिक्र अब तक सिर्फ किस्से कहानियों में था। पता नहीं भाभी, उसकी आंखों ने मुझे बांध दिया। उसके पर्दे और हिजाब का सहर मुझ पर तारी हुआ। हालांकि कॉलेज की बेशुमार लड़कियां मेरे पास नोट्स फोटोकॉपी कराने आती हैं, शर्मो हया वाली भी हैं, नडरो बेबाक भी, मगर उसकी बात ही अलग है, सबसे अलग। वो जैसे तस्वुर में उसका हिजाब में छुपा चेहरा और झुकी आंखें देख रहा था। कोशिश करूंगी भैया, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, मगर ये है जरा मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम। अम्मा अम्मा जहां से जान देने की हद तक अकीदत रखती हैं और तुम्हारे भाई के लिए अपनी माँ की हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। इसलिए जरा थम के, ये ना हो ख्वाबों के इस सफर में बहुत दूर निकल जाओ और पलटना मुश्किल हो जाए, फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। वो बर्तन उठाते हुए नासिहाना अंदाज में बोली, अरे भाभी, दुनिया का हर काम अल्लाह की मर्जी और हुक्म से होता है और उसका मुझसे बार बार टुकराना और मेरी उससे मोहब्बत बेमैनी नहीं है। वरना मैं 5 साल से उस कॉलेज के बाहर शॉप पर काम कर रहा हूँ जब मैं महज एक हेल्पर था, और आज ये शॉप मेरी अपनी है। हजारों लड़कियां इस अरसे में आती और जाती रही, मैंने कभी आंख उठाकर किसी को नहीं देखा, ना ही कोई ऐसी वैसी सोच जहन में आई। अल्लाह ने उससे मिलवाया है, उसके लिए दिल में मोहब्बत डाली तो रास्ता भी निकालेगा। उसने कोशिश करने को कहा है और वो मैं जरूर करूंगा। वो एक अज़म से बोला, ठीक है मेरे भाई, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे भैया से भी बात करूंगी। चाय ले आऊं? हाँ जी, जरूर ले आएं। और देखिए, शहजादा खाना खाते खाते सो गया। उसने गोद में सोए भतीजे पर प्यार से नजर डाली और उसे एहतियात से अपने करीब लटा दिया। नाइमा सर हिलाते हुए चाय लेने चली गई थी। अम्मा जान गम से निढाल थी। उनकी पोतियों की ही हम उम्र थी। वो उस घर की दीगर बच्चियों से यकसर मुख्तलिफ, हंसती खिलखिलाती, शोख। कभी कभार अम्मा जान को मुंतहा में अपना अक्स नजर आता था, कोई बात दिल में ना रखने वाले, मुंह पर कह देने वाली। बस फर्क ये था कि उनकी तरबियत नाना के हाथों हुई थी तो वो हर बात खुद एतमादी से कह देती थी, मगर अदबो लिहाज मान्या होता था। जबकि मुंतहा के अंदाज में एक महसूस की जाने वाली जिद झलकती थी जो शायद इस घर के माहौल और हालात की पैदा करदा थी। नमाजे इशा अदा करके वो लेट तो गई, मगर कितनी ही देर करवटें बदलती रही। उसके मरे हुए चेहरे पर जो अजियत रकम थी वो भूले ना भूल रही थी। दफ्तर उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने बेताबी से दस्तक दी तो वो चौंक गई। इस वक्त कौन है? अल्लाह खैर करे। डरा हुआ दिल थोड़ा और सहमा। जो भी था उसे उन्होंने अंदर आने की इजाजत दी। हवास बाख्ता शजर अंदर आई। अम्मा जान, अम्मा जान, वो मोमना। क्या हुआ मोमना को? वो लर्ज कर बोली, नहीं नहीं, मोमना को कुछ नहीं हुआ। आप जल्दी युशरा के कमरे में चलें, जरूरी बात करनी है। उंगलियां मरोड़ कर अजलत में कहती वो दोबारा भाग गई। अम्मा जान ने चप्पल पहनी और खोलते हुए बाहर आई। युशरा के कमरे में जाकर उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा था। सोफे पर परेशान बैठा आयान बेड पर, युशरा और शजर और उनके दरमियान किसी बुत की मानिद एस्तदा मोमिना। ये बच्ची यहाँ कैसे? उन्होंने सर हिलाते हुए लहजे में पूछा, मगर किसी के कुछ बोलने से पहले ही मोमना में गोया जान पड़ गई थी। वो तरफ कर उठी और आकर अम्मा जान से लिपट गई। उसके गले लगते ही अम्मा जान को एक शदीद झटका लगा कि वो बुरी तरह बुखार में फनक रही थी। छोटी दादी, मुझे बचा लें, वहाँ मुझे वापस नहीं जाना। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे अपने पास रख लें, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। हिजियानी अंदाज में रोती वो कह रही थी। अम्मा जान ने बेहद परेशानी से अपने पोते पोतियों को देखा। वो उसकी कमर सहलाती रहीं। अच्छा ठीक है, बैठो, आराम से बात करते हैं, मगर पहले कोई दवा ले लो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उसे बहलाती बेड तक ले आई और अपने साथ ही बेड पर बैठा लिया। वो हनूज उनसे चिपकी हिचकियां ले रही थी।
जाओ फजर, एक गिलास नीम गर्म दूध का और 7 बुखार की 2 गोलियां ले आओ। अयान तुम जाओ सो जाओ, बेटा मैं देख लेती हूँ बच्ची को। वैसे तुम यहाँ कैसे? अम्मा जहान ने शजर और अयान को बायक वक्त मुखातिब किया। शजर तो सर हिलाती बाहर निकल गई थी। जी अम्मा, जी अम्मा जान, मैं ही तो अपनी गाड़ी से इनको निकाल कर लाया हूँ। मेरी गाड़ी में मेरे साथ सिर्फ युशरा थी। युशरा तो उतर कर अंदर आई। मैं गाड़ी लॉक करने लगा तो ये मुझे गाड़ी में पीछे छुपी नजर आई। शायद मुंतहा की मौत का गहरा सदमा है इनको। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। युशरा के कमरे की लाइट जलती नजर आई। शजर भी उनके साथ थी तो मैं इनको यहाँ ले आया। वो खड़ा होता हुआ बोला और अम्मा जान के सर हिलाने पर वहां से चला गया। शजर दूध का गिलास और गोलियां ले आई थी जो अम्मा ने बासदा इसरार उसे दूध के साथ खिलाई। अब तुम सो जाओ, सुबह उठोगी तो बात करेंगे, अम्मा जान ने रसान से कहा। वो अब सिसकियां ले रही थी। मम, मैं आपके साथ सोऊंगी, मुझे आपसे बात भी करनी है, वो सिसकियों के दरमियान बोली। युशरा ने उलझन भरी नजरों से उसको देखा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ और आप लोग भी सो जाएं, रात बहुत हो गई है। अम्मा जान उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई और शजर और युशरा से मुखातिब हुई। मेरा तो दिमाग चकरा गया है। युशरा, ये सब क्या है? पहले मुंतहा की अचानक मौत और अब मोमना का पुरइसरार सा रवैया। इन दोनों के जाने के बाद शजर उलझन से बोली। मेरा तो अपना दिमाग माउफ है, मुंतहा की शक्ल ही नहीं हट रही आंखों के सामने से। स्लीपिंग पिल्स के बगैर नींद आना महाल है और मोमना पर भी मुंतहा की मौत का गहरा असर है। क्लोज भी थी उसकी बहुत, इसलिए एक तो ये सदमा और ऊपर से तेज बुखार की कैफियत। मैं उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। तुम आज यहाँ मेरे पास ही सो जाओ, सुबह तक कुछ बेहतर हो जाएगी वो भी। ठीक कहा। लाइट ऑफ नहीं करते युशरा, अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है मुझे, फजर ने रंधे हुए लहजे में कहा और युशरा के सर हिलाकर लेटते ही वो भी उससे लिपट कर सो गई। उसको थपक थपक कर सुलाते उनकी नींदें उड़ गई थी। कोई इतना शकील कल्ब इतना जालिम भी हो सकता है, वो भी मेरी अपनी बहन। उन्होंने अजियत से आंखें मीची। अम्मा जान मुंतहा तड़प रही थी और कह रही थी कि अम्मा जहां ने पहली बार प्यार से कुछ पिलाया भी तो क्या जहर। मोमना ने जब रोते हुए ये बताया तो उन्होंने उस प्यारी लड़की की इस वक्त की अजियत को अपने दिल पर पूरी शिद्दत से महसूस किया था। मोमना ने मुंतहा की जिंदगी की परत परत उनके सामने खोलकर रख दी थी। उसे शादी से मुसलसल इनकार और अब्दुल मोइद से शादी के लिए जिद, फिर माइयों वाले दिन उसका जाकर अपनी खाला के घर छुप जाना और अम्मा जहां का ये कहकर वापस मना के ले आना कि एक बार वो आज की रस्म चुपचाप करा ले, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, वो उसकी शादी अब्दुल मोइद से ही करेंगी। उनके लहजे में छुपी संगीनी को महसूस करने की बजाय उसने उनके अल्फाज पर एतबार किया और खुश होकर चली आई। उस रात उसने मोमना को नहीं अब्दुल मोइद को भी अपनी खुशी में शरीक किया था। 3 घंटे वो तड़पती रही अम्मा जान और चिल्लाती रही और मैं दरवाजा पीटती रही। ये देखिए मेरे हाथ अभी भी दर्द कर रहे हैं। दरवाजा पीट पीट कर मेरा गला बैठ गया चीख चीख के, मगर दरवाजा नहीं खुला था। मुंतहा की मुंतजिर नजरें आखिरी वक्त तक दरवाजे को ही तक रही थी। वो एक बार फिर बिलक बिलक कर रो दी और वो पूरी रात ये सब बिताते हुए बेहिसाब रोई थी। आप मुझसे वादा करें, मुझे वहां नहीं भेजेंगी अब, मुझे वहां नहीं भेजेंगी अब, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगी। वो मुंतहा की तरह हम सबको एक एक करके मार देंगी। वो बार बार उनका हाथ पकड़कर उनसे वादा लेती रही थी। अम्मा जहान हर बार दुख और अजियत की इंतहा पर पहुंच जाती जब उसकी ये ज़हनी अबतरी देखती। मैंने बहुत सोचा मगर मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया जो मेरी मदद कर सके। फिर मुझे आपका ख्याल आया। आप उन जैसी नहीं हैं। उनकी बहन होने के बावजूद आप जरूर मुझे उनसे बचा लेंगी। मुझे यकीन था बचाएंगी ना, बचाएंगी ना। उसके बेताबी से पूछे जाने वाले सवाल पर उनको इस बात में सर हिलाना पड़ा था। फिर मोमना उनसे वादा लेकर ही सोई थी। 4 बजे कहीं जाकर उसकी आंख लगी और फिर फजर की नमाज तक अम्मा जान कोई हतमी फैसला कर चुकी थी। मुंतहा मर गई है। क्या कह रही हैं अम्मी? आप अभी परसों ही तो उससे मेरी बात हुई है। मुंतहा मर गई है। वो बहुत खुश थी। उसकी दादी हमारे रिश्ते के लिए रजामंद हो गई हैं। वो फोन के दूसरी तरफ चिल्लाया। हाँ बच्चे, वाकई
उसकी दादी उसको इस शर्त पर ले गई थी कि वो जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, और मुझसे भी कहा कि कुछ मसले मसाइल निपटा लें तो मुझे बताएंगी ताकि मैं तुम्हारा उनके पास बाकायदा रिश्ता लेकर आऊं। बच्ची खुशी खुशी यहाँ से चली गई। फिर ना जाने क्या हुआ कि अगले रोज उसके मरने की खबर आई। मुझे तो इतला देना भी जरूरी नहीं समझा, मगर एक दो गलियां छोड़कर ही तो घर है उनका। जवान मौत की खबर थी, छुपती कैसे? जब पहुंची जनाजा तैयार था मेरी बच्ची का। नुसरत बेगम रोते हुए बोली। अब्दुल मोइद ने अजियत से आंखें सुकेड़ी और दिल का दर्द हद से सवा हो गया था। परसों से ही तबीयत अजीब बोझल थी। वो उसे काम की थकन समझा था, मगर ये अंदाजा नहीं हो पाया था कि ये वो वक्त था जब वो अजियत के पुलसराज से गुजरती हुई जिंदगी और मौत के बीच मोहल्लक थी। हाय, मैं उसे उस वक्त ना जाने देती, रोक लेती अपने पास। नुसरत बेगम ने रोते हुए कहा। कहते हैं दिमाग की रग फटी है। बताओ भला, इस उम्र के लोगों की भी शरीयान फटती है? वो तो बहुत खुश थी, बहुत ही खुश। कहती थी, खाला लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अम्मा जहां जैसी सख्त औरत भी मान ही गई ना। जाते जाते मेरे गले लगते हुए मेरे कान में कहा उसने। बहुत जब्त करते भी अब्दुल मोइद के आंसू निकल आए थे। नहीं अम्मा, मारा गया है, कत्ल किया गया है। मैं भी हैरान था कि ऐसे जिद्दी लोग और ऐन शादी के वक्त कैसे मान गए मेरे रिश्ते के लिए। बहुत से सवाल और वसवसे आए थे दिल में, लेकिन मैंने सब झटक दिया और उसकी खुशी में खुश हो गया था। वो रो रहा था। नुसरत बेगम का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। ये ख्याल तो उनको भी आया था और बार बार आया था जब उन्होंने अम्मा जहां का अजीब सा नाफहम रवैया देखा था, मगर फिर उसे शैतानी वसवसा समझकर जहन से झटक दिया था। अब उनके बेटे ने भी ये बात कह दी तो उनको अपना शुबा भी यकीन में बदलता महसूस हुआ था। ऐसा है भी तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? उसके वापस आने का यकीन होता तो कुछ कर भी लेते। अब तो कुछ कहकर बुरे हम बनेंगे और हमारी बच्ची की इज्जत अलग उछालेंगे। मालिक है ना इंसाफ करने वाला, वो करेगा इंसाफ। इतनी सस्ती है जिंदगी अम्मा, एक जान को लम्हों में खत्म कर दिया उन्होंने, और कोई आके सवाल भी ना करे। वो शौकी हुआ। हम और कर भी क्या सकते हैं बेटा सवाए सब्र के? और ये तो हमारा शक भी हो सकता है और वहम भी। और वैसे भी हमारा ईमान तो ये है कि हर जी रूह के जाने का एक वक्त मुकर्रर है, और उसका वक्त था, चली गई। वजह चाहे जो भी हो, मालिक उसकी बख्शिश फरमाए। अब तो सबसे बेहतरीन चीज जो हम उसे दे सकते हैं वो दुआ है। नमाज पढ़ो और उसकी बख्शिश के लिए दुआ करो, सुकून मिलेगा, उन्होंने कहा, और एक दवा ताकीदें करके फोन बंद कर दिया था। अब्दुल मोइद ने भी मोबाइल एक तरफ रखा और सर हाथों में थाम कर बैठ गया। रह रह कर उसकी हंसी बातें अंदाज क्या क्या न याद आ रहा था। सईदा की शादी के इसरार पर इब्तिहाज मलिक इतने जिच हो गए कि शदीद गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकले, और उसी जहनी इंतशार में उन्होंने ना जाने कैसे गाड़ी सामने आने वाले ट्रक को दे मारी थी। ट्रक के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा था, जबकि उनकी गाड़ी बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई थी और वो खुद शदीद जख्मी। सईदा पुप्पो और इब्तिहाज मलिक के वालिद शदीद परेशानी में हस्पताल पहुंचे थे। जिंदगी में पहली बार सईदा को उनके शोहर ने खूब सुनाई थी और कहा था कि अगर उनके बेटे को कुछ हुआ तो वो ना तो उन्हें माफ करेंगे, ना ही अपने घर में रहने देंगे। सईदा जो बेटे की जिद से पहले ही परेशान थी, बेटे की हालत और शोहर के रवैये से बुरी तरह खौफजदा हो गई थी, और जैसे ही डॉक्टर्स ने इब्तिहाज मलिक के खतरे से बाहर आने की नवीद सुनाई, मियाँ को बताए बगैर वो मरियम के नाना के घर आई थी और रोते हुए सारी बात बताकर दुपट्टा उनके कदमों में डालते हुए मरियम का रिश्ता इब्तिहाज मलिक के लिए मांग लिया था। बड़े मियाँ तो उनकी हालत और इसरार पर शुशद्दर ही रह गए, मगर जवाब देने में तामिल से काम लिया। जिसका रिश्ता मांगने वो आई थी वो भी उनकी नवासी थी, और जिसको छोड़कर इब्तिहाज मलिक मरियम को अपनाना चाहते थे उनसे भी उनका वही रिश्ता था। यही बात उन्होंने सईदा को समझाने की कोशिश की थी कि वो सब रिश्तों की नाजुक डोर से बंधे हैं। एक धागा टूटने से पूरी डोर उलझ कर रिश्ते और ताल्लुकात खराब करेगी। मगर सईदा भी डट गई और अपने बेटे की जिंदगी और खुशी के वास्ते देकर कहा, इब्तिहाज मलिक शाइस्ता से किसी तौर पर रिश्ता जोड़ने पर तैयार नहीं है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि दो लोगों को
अनचाहे रिश्ते में बांधकर उनकी जिंदगी खराब की जाए। ताल्लुकात वक्ती तौर पर अगर खराब भी हुए तो उनको दोबारा ठीक किया जा सकता है, मगर जिंदगी अगर खराब हो गई तो उसे सुधारना नामुमकिन हो जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि वो अपनी भाभी यानी मरियम और शाइस्ता की अम्मी को भी खुद ही मना लेंगी, क्योंकि वो एक सुलझी हुई और मामला फहम खातून थी। यकीनन उनका मसला समझ लेंगी। और मरियम के नाना इस शर्त पर माने थे कि अगर उनकी बेटी को कोई एतराज नहीं तो उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि वो शादी भी तब करेंगे जब शाइस्ता की शादी हो जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को किसी की बददुआ लगे, क्योंकि इस सारे सिलसिले में उनको मजलूम शाइस्ता ही नजर आ रही थी। सईदा उसी में खुश होकर उनको दुआएं देती वापस आ गई थी। होश में आने पर उनको अपने बेटे को जिंदगी की सबसे बड़ी नवीद देनी थी और अपनी भाभी को भी मनाना था और शाइस्ता के लिए रिश्ता भी तलाश करना था, क्योंकि उनके भाई और बच्चियों के वालिद तो हयात थे नहीं। अब इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी उन्हें निभानी थी। मरियम के नाना ने मजीद कहा था, ये सब कुछ तब होगा जब मरियम भी रजामंद होगी। और मरियम के सामने जब सूरत हाल सामने रखी गई तो उसने सब कुछ अपने प्यारे नाना पर छोड़ दिया था।